डब्ल्यूडब्ल्यू का पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जब उन्होंने नेटफ्लिक्स पे जितने भी उनके 2025 में पीएलई आए उनकी व्यूअरशिप के नंबर्स निकाले। और ये दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पीएलई जो होते हैं ये ग्लोबली मतलब यूएस के अंदर तो इनका अपना अलग स्ट्रीमिंग है, लेकिन इंटरनेशनली जो लोगों ने प्रीमियम लाइव इवेंट्स को नेटफ्लिक्स पे देखा उनकी बात हो रही है, ये यूएस वाले लोगों को हटा के है। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। शुरुआत होती है रॉयल रंबल से 3 मिलियन व्यूअरशिप के साथ, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर की 2 मिलियन आई, उसके बाद रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 भी आप देख सकते हो दोनों की 3 मिलियन से नीचे रही है। मतलब रॉयल रंबल से कम रेसलमेनिया की व्यूअरशिप आई है पर नाइट की। 2 नाइट मिला लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाती है। उसके बाद बैकलैश में आती है 1.5 मिलियन, मनी इन द बैंक में आती है 1.7 मिलियन, नाइट ऑफ चैंपियंस में थोड़ी और कम होती है। और एवोल्यूशन जो ऑल विमेंस पीएलई था उसकी व्यूअरशिप 1 मिलियन से भी नीचे है। और अभी इसे ध्यान रखना, इसके बारे में कुछ है मेरे पास ऐड करने के लिए। समर स्लैम की नाइट 1 की 1.5, समर स्लैम की नाइट 2 की 1.7 मिलियन, उसके बाद क्लैश इन पेरिस की 1.3 मिलियन। रेसल पलूजा जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा हाइप किया था वो ईएसपीएन के ऊपर किया था, ये नेटफ्लिक्स की बात रही, लेकिन उस हाइप का कहीं ना कहीं फायदा नेटफ्लिक्स को भी मिला ही होगा क्योंकि इस वजह से उन्होंने थोड़े बड़े मैचेस करने की कोशिश करी थी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच की, इसके 1.9 मिलियन। उसके बाद क्राउन जूल की आती है 1.4 मिलियन और सर्वाइवर सीरीज की 1.8 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि साल की स्टार्टिंग से कैसे नीचे 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 ही डब्ल्यूडब्ल्यू के जो नंबर्स हैं नेटफ्लिक्स के वो जाते रहे हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि सर्वाइवर सीरीज को ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के होने के बाद भी 1.8 मिलियन ही मिले हैं, मैं इसको कम बोलूंगा। और फिर अगर आप एवोल्यूशन की बात करोगे तो देखो इस वाले फैक्ट को बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग फैंस कोशिश करते हैं मेल रेसलर्स और फीमेल रेसलर्स को बराबर रखने की। देखो जब आप सिर्फ एक रेसलिंग मैच की बात कर रहे हो तो बात बहुत अलग होती है, लेकिन आप डब्ल्यूडब्ल्यू को ये रियलिटी बहुत लोगों से एक्सेप्ट नहीं होती है, लेकिन ये ज्यादा मेल सेंट्रिक ही स्पोर्ट रहने वाला है। और यहाँ पे कोई ये मिसोजिनिस्ट होने वाली बात नहीं हो रही। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस चीज़ से फिर ये क्लियर हो गया कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई कि अच्छा, मतलब जैसे लोग बात करते हैं ना कि विमेंस डिवीजन में ये सुपरस्टार इससे ज़्यादा ओवर है। बहुत टाइम पहले जैसे भी मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्रॉक लेसनर, रिया रिप्ली के पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ भैया कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि रिया रिप्ली ज़्यादा ड्रॉ है। तो पूरी तरीके से पता चल गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो बिजनेस है वो कैसे काम करता है। और नंबर्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी एक तरीके से एक्सपोज हुई है कि कैसे स्टार्टिंग में रॉयल रंबल की सोचो 3 मिलियन है और रेसलमेनिया की उतनी ज्यादा नहीं है, जबकि रॉयल रंबल से तो आप लैडर चढ़ते हो ऊपर और नंबर्स लेके आने का, लेकिन वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू कर नहीं पाई है। ओवरऑल आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में आप वो जरूर बताना। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और वो जो पॉल हेमन ने कॉल लगवाया था एडम पियर्स को, भाई उसकी स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग होते ही जा रही है। तो लोगन पॉल का जो ब्लॉग आता है अपने ही यूट्यूब चैनल पे, वहां पे वो लोगन पॉल बात कर रहे थे पॉल हेमन से, वो तो वो पूछते किसका कॉल था, कहते किसी बड़े आदमी का था, वो कहते ट्रिपल एच का था। तो फिर पॉल हेमन ने बोला नहीं नहीं वो ऐसे आदमी का था कि ट्रिपल एच भी अवॉइड ही करेगा ऐसे बंदों की कॉल पिक करने के लिए। तो अब इसके बाद लोग अलग अलग और बातें बनाना शुरू कर दे रहे हैं कि ये नाम रॉक का हो सकता है, ये नाम ब्रॉक लेसनर का हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था इवन विंस मैकमैन का भी हो सकता है, लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन शायद ये नाम ब्रॉक लेसनर का, जिसमें मैंने आपको बोला था कि क्या पता वो एक्सक्लूसिव करना चाह रहे हैं उनको, इस वजह से हो सकता है। और जो फिर विंस मैकमैन की बात आ रही है वो तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक आप सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जितना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू वाली स्टोरी लाइन के ऊपर फीड कर रही है, स्पेशली पॉल हेमन के ऊपर भरोसा करके मान सकते हैं कि शायद कुछ यहाँ से जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है वो नाम कौन होने वाला है, या फिर ये हमारा ऐसी पप्पू बना रहा है उस वाली स्टोरी लाइन का ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये वाली फोटो पोस्ट की है और भाई यहाँ पे देखो क्या एक्सट्रीम मेजर्स के साथ गुजरने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। उन्होंने बोला कि 72 घंटे वो फास्ट करने वाले हैं अपने पूरे सिस्टम को शॉक करने के लिए और उसके बाद वो एक कट पड़ जाएंगे। तो देखो भाई जो एथलीट लोग होते हैं वो इतने तगड़े मेजर्स भी लेते हैं, लेकिन आपको इतना तगड़ा मेजर लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है कि रिपब्लिक डे पर नेचुरल टीन की सेल आ चुकी है। 20% ऑफ आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलने वाला है आर पंत वाला, अगर आप कोड यूज़ करते हो। और इनके नए फ्लेवर्स भी आए हैं, इनको भी आप ट्राई करना डेफिनेटली। इनकी क्वालिटी के साथ साथ जो टेस्ट है वो भी आपको बढ़िया ही दिखेगा। तो आपको इतना ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा कुछ एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना प्रोटीन फिक्स करके थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करके, रनिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, बेस्ट होगा। अगर आपको मसल पुट ऑन करना है तो आप वर्कआउट कर लो और प्रोटीन इंटेक अपना ठीक रख के आप अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको ओवरऑल काफ़ी बेटर कर सकते हो। 72 घंटे आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना प्रोटीन इंटेक और अपनी जो डाइट है वो फिक्स करने की जरूरत है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। अभी सेल आई है, अगेन फ़ायदा उठा लो इसका, 20% आपको सीधा ऑफ मिल जाएगा। मेरा नाम ले लो वेबसाइट के ऊपर शॉर्ट में, जो कि है आरपंत कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ओर्टन ने स्मैकडाउन के ऊपर एक माइलस्टोन बनाया है और वो है अपनी 1300वीं
विक्ट्री का, मतलब 1300 मैचेस उन्होंने WWE में जीत चुके हैं, जो वो स्मैकडाउन पे मैच जीते थे। और इससे पता चलता है भाई क्या ही करियर है रैंडी ऑर्टन का। मैं तो भी कह रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को अप्रिशिएट नहीं किया ना कि यार अच्छा ये इस टाइम पे अभी हमारे लिए रसल कर रहा है, ये एक्टिव है, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो हमको उसकी वैल्यू फील होती है। आई थिंक वो सबक हमको ले लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा सबक ये ट्रिपल एच को ले लेना चाहिए कि वो स्पॉट पे डाले रैंडी ऑर्टन को जहाँ पे वो डिजर्व करते हैं। और क्योंकि स्मैकडाउन की बात चल रही है भाई, तो कल तो कुछ बड़ा ही अलग होने वाला है। कल स्मैकडाउन के शो में एजे स्टाइल्स को इन्विटेशन मिला है स्मैकडाउन में आने का, और भाई अब आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि 10 से 11 दिन में एजे स्टाइल्स ने अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया WWE के साथ, जो कि सितंबर में रिपोर्ट आई थी, तो उस हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। और जिस तरीके से उनको स्मैकडाउन में बुलाया जा रहा है, क्या सही में रॉयल रंबल में एजे स्टाइल्स रिटायर हो जाएंगे गुंथर के सामने? क्योंकि ऐसे करके एजे स्टाइल्स को बुलाया कि दिस इज द हाउस जो तुमने बनाया है, जो उनका कैच फ्रेज था, वैसे करके वो जो बोल रहे होते हैं। तो अब इससे ऐसा और लग रहा है कि भाई क्या ये आखिरी अपीयरेंस है एजे स्टाइल्स की, इसलिए उनको स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर बुलाया जा रहा है। लाइव एंड में भी देखा कि एजे स्टाइल्स और सीएम पंक का भी एक टैग टीम मैच होता है, वो तो चलो सिर्फ ऐसे मस्ती के लिए ही था, लेकिन पता नहीं एजे स्टाइल्स वाली सिचुएशन अभी कहाँ जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से ये ऐसे लास्ट मोमेंट पे एजे स्टाइल्स को बुला रहे हैं स्मैकडाउन में, शायद या तो ये हमारे दिल के साथ खेल रहे हैं, जो कि बहुत बहुत धक धक कर रहा है इस समय। क्योंकि एजे स्टाइल्स एटलीस्ट ये तो हम चाहते हैं कि रेसलमेनिया में जाके अपना लास्ट मैच करें, या अगर और ज़्यादा हो सकता है 2026 के एंड तक जाए, क्योंकि 2026 में रिटायर होने का मतलब ये थोड़ी भाई कि आप पहले ही महीने में रिटायर हो जाओगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, और आई थिंक कल के स्मैकडाउन में थोड़ी हमको जो पिक्चर है वो और क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। अनरियल के सीजन 2 की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। मैंने 3-4 एपिसोड अब इसके पूरे देख लिए हैं, और इसका कंटेंट भी जल्दी चैनल पे आपके लिए आने वाला है। तो क्या होता है, देखो एक मूवमेंट ट्रिपल एच को अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, उस वजह से कैसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ रहा है। और यहाँ पे एक मूवमेंट आता है जब ईओ स्काई आके हक कर देती हैं ट्रिपल एच को, और जिस तरीके से ये किया ये थोड़ा आपत्तिजनक है। और मैं इसके ऊपर कुछ कॉमेंट नहीं करूँगा कि मेरे नज़रिए से ये ऐसा है या वैसा है, क्योंकि मेरा नज़रिया ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा जब कल्चर जब अलग अलग होते हैं तो डिफरेंसेस वैसे भी आ जाते हैं। जैसे मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, तो फिर नॉन वेजिटेरियन लोगों को देख के फिर होता है अच्छा नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा कल्चर में डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ में पढ़ता ही नहीं हूँ, जिसको जैसे करना, जिसको जो सही लग रहा है, बस किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं तो इस बात पर बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं अपना पर्सपेक्टिव इसके ऊपर नहीं देने वाला। लेकिन बात क्या हो रही है सोशल मीडिया पर, बात ये हो रही है कि ये क्या तरीका है ट्रिपल एच का, स्पेशली WWE के जो क्रिएटिव हेड राइटर पहले रह चुके हैं विंस रूसो, उन्होंने बोला कि ट्रिपल एच ऐसे ऑपरेट करता है बैक स्टेज की, मतलब तुमने कोई नियम ही नहीं बना रहा कि कोई आके एक्साइटमेंट में भी तुम पे ऐसे गले कैसे मिल सकता है। तो ये तो पर्सपेक्टिव है विंस रूसो का। कुछ लोग फिर ट्रिपल एच के बारे में दूसरी ही तरीके की बातें बोल रहे हैं। आप समझ जाओगे कि मैं दूसरी तरीके की बातों से क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं भाई। ट्रिपल एच के लिए हर तरफ से जो है अंगारे बरसने वाली बात हो रही है। वैसे ही उनकी 2025 की पूरी बुकिंग को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। फिर अभी ये रोमन रेंस वाली कंट्रोवर्सी, बैक स्टेज जो हम पॉलिटिक्स पावर स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, और अभी एक नई चीज़ से निकल के आती है। तो पता नहीं अब क्या है, जो है जैसा भी था मैंने आपको बता दिया। एंड पता नहीं, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट एक मूवमेंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अनरियल से। और मुझे अब तक का अनरियल का सबसे बेस्ट मूवमेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम में हमको पता क्या दिखाया, हमको ये दिखाया कि ब्रॉन ब्रेकर ने मंडे नाइट रॉ में जो रेसलमेनिया के बाद थी उसमें जो स्पीयर मारा था और जो उन्होंने विजन को ज्वाइन किया था, ये बात ट्रिपल एच ने उनको किस दिन बताई थी, जब रेसलमेनिया में मैच करने जा रहे थे ब्रॉन ब्रेकर अपना, जब उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी, कि तुम्हें पता है कि तुम कल मंडे नाइट रॉ में क्या कर रहे हो। कहते हैं नहीं, तो कहते हैं कि तुम रोमन रेंस के साथ ये करने वाले हो। तो भाई उस मोमेंट पे ब्रॉन ब्रेकर को जैसे ही वो चीज़ हिट हुई, भाई रिएक्शन बिल्कुल प्राइसलेस था ब्रॉन ब्रेकर का, कि जैसे इस मूवमेंट के लिए वो कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद ये थोड़ी सी उन्होंने फ्यूल और ज़्यादा डाल दिया ब्रॉन ब्रेकर में, कि वो अपनी रेसलमेनिया मैच की जो परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा कर सके। तो ऐसे आई थिंक अनरियल के मूवमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, ये नहीं बहुत ज़्यादा कि आप अपनी जो पूरी स्टोरी लाइन है उसको ही एक्सपोज कर दो। आई थिंक मैं बहुत मिक्स रिएक्शन इसीलिए अनरियल को लेके हमेशा देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें पसंद तो आती हैं लेकिन लगता है कि यार अननेसेसरी है। वो जो प्रोडक्ट की सीक्रेसी है जो तुमने इतने टाइम तक छुपा के रखा है, ये अनरियल में पॉल हेमन ने खुल के बोला भी था कि वो इस खुद अनरियल वाले शो के फैन नहीं है, तो ये भी हमको पता चला। और फिर बिहाइंड द सीन चीज़ों की बात हो रही है, तो भाई सेथ रॉलिंस ने भी ये बात अभी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोली है कि वो जैसे WWE का शो शुरू होता है और जब तक एंड होता है गोरिल्ला पोजीशन पर ही होते हैं अपने काम करने के बाद। तो आई थिंक जो बिजनेस के इनसाइट्स है उसको भी सेथ रॉलिंस अच्छे समझने का काम कर रहे हैं। और आपको बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होना चाहिए अगर आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस आपको WWE में कुछ प्रोड्यूसर या फिर कुछ राइटर की पोजीशन पे दिखे। ऑब्वियसली वैसे भी
करियर उनका इतना अच्छा हो गया, उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि अगर वो अगर खुद बोलते हैं, वो खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं कि वो किसी ऐसी बड़ी पोजीशन पर काम करे। क्योंकि अभी ट्रिपल एच में भी हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और हो, ये विंस मैकमैन जैसा तो है नहीं कि हम ये मान के चले कि जब तक विंस मैकमैन जिंदा है तब तक वो रहेंगे ही WWE के साथ, क्योंकि ये पोजीशन कभी भी चेंज हो सकती है। तो हु नोस, क्या पता ट्रिपल एच सही में ना रहे एक पॉइंट पे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता वो पॉइंट आने वाला है। WWE से तो देखो रोमन रेंज छुट्टी पर है, लेकिन अपनी जो स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी है उसकी मस्ती पर तो पूरे मस्त तरीके से मस्त है रोमन रेंज। सबसे पहले तो आप उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखो, यहाँ पे उन्होंने जो उनका कैरेक्टर है अकुमा, उनके स्टाइल में पोस्ट किया है। मल्टीपल आप पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो, और उसमें सबसे बढ़िया पिक्चर मुझे ये वाली लगी। पता नहीं ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ पैर पटक रहे हैं, स्टॉर्म कर रहे हैं। और कोडी रोड्स और रोमन रेंज को भी यहाँ पे आप देखो भाई अपनी मूवी के प्रमोशन में तो मस्त तरीके से लगे हुए। 16 अक्टूबर इसकी डेट होने वाली है, और अगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ इंडिया में भी रिलीज़ होगी तो पक्का मैं इसको जाके देखने वाला हूँ और उसका रिव्यू भी डालूंगा। मतलब चैनल पे वीडियो की तरह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी दूसरे चैनल पे आपको कुछ तो दिख जाएगा, क्योंकि हाँ ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें शायद मैं इंटरेस्ट ले सकता हूँ। लेट्स सी, अभी 16 अक्टूबर को तो बहुत टाइम है, अभी तो साल की स्टार्टिंग हुई है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की बात कर लेते हैं भाई। तो ओरिजिनल प्लान ही हमको अनरियल से ही पता चला कि WWE का क्या था इस सर्वाइवर सीरीज के मैच के लिए, जहाँ पे अभी हमने देखा था ब्रॉक लेसनर थे एक टीम में, उनके साइड पूरी विजन थी, लोगन पॉल थे, फिर दूसरी साइड में कोडी रोड्स थे, वहाँ पे CM पंक थे, वहाँ पे रोमन रेंज थे, उसोस थे। लेकिन इसका ओरिजिनल प्लान क्या था, जो मैच कार्ड होने वाला था वो था हील टीम में होंगे सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और साथ में सोलो सिकोवा और जेसी मटेओ। और वहीं बेबीफेस टीम में जो कि होती उधर साइड से, वहाँ पे ओरिजिनली सैमी जेन और जेकब फाटू को होना था, यानी कि फिर वहाँ पे जो ऊसोस है उनका पत्ता कट जाता। और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है ब्रॉक लेसनर का। तो ये WWE का ओरिजिनल आइडिया था, और बहुत भगवान का भला हो कि उन्होंने ये जो मैच है वो नहीं किया, क्योंकि उसके बाद WWE ने प्लान्स में चेंज करके इसमें ब्रॉक लेसनर को ऐड किया, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ थी। एकमात्र चीज़ जिसके लिए हम उस मैच को याद करेंगे वो है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज इनका फेस ऑफ और कुछ मूवमेंट। वरना तो जैसे WWE के आजकल शोज़ रहे, मैचेस रहे, फ्लैट कुछ वाव मूवमेंट नहीं आता, वैसे ही हम इस वाले सर्वाइवर सीरीज को भी फिर याद करते हैं, या याद करते ही नहीं। डर्ट शीट्स में सबसे रिलायबल सोर्सेज में से एक है रेसल वॉर्स। उन्होंने लेटेस्ट कुछ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में अपडेट दिया, और वो ये कहते हैं कि WWE का नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी वापस लाने का प्लान है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को। और जब नियर फ्यूचर की बात होती है, बहुत जल्दी लाने की बात होती है, और आप ऑलरेडी इस रेसलमेनिया वाले सीजन में हो, आप शुरुआत के WWE के 4 महीनों में हो, तो फिर आप किसी भी शो में स्टोन कोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मत भूलना कि रिटायरमेंट से वापस आ चुके हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। तो क्या पता एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे रॉयल रंबल में, जो कि मैं बोलूँगा नहीं कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशन अपनी रखने की ज़रूरत है, और मे भी फिर रेसलमेनिया तो वो जगह होती है जहाँ पे स्टोन कोल्ड को ले आते हैं, अगर मैच नहीं हो तो फिर भी एक अपीयरेंस के लिए। तो देखते हैं इस बार क्या वो सिर्फ एक अपीयरेंस है या फिर वो होने वाला है एक मैच। और फाइनली बात करते हैं उस लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी, और क्या स्टेटस है रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच का। तो अब सेल्फ मेड, जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी WWE की स्टोरीज ब्रोक करी हैं जो सही रही हैं, उन्होंने ये बोला कि ऑफिशियली WWE ने जो रेसलमेनिया में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच प्लान किया था, जिस पे इनिशियली सबने अग्री किया था, अब ये मैच को पूरी तरीके से ड्रॉप किया जा चुका है। यानी रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया में नहीं होने वाला। और उसके पीछे उन्होंने भी रीज़न ये दिया कि सारी पार्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाई इस मैच की बुकिंग, इस वजह से WWE ने पूरे ही इस मैच के आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया है। तो मतलब कि अब नो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एट रेसलमेनिया, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो उसमें वैसे भी नहीं होने वाली। बट ये अभी के हिसाब से है, मे बी अभी 2-3 महीने बाकी हैं, WWE स्टोरी लाइन में फिर से कोई पिवट या फिर कोई ट्विस्ट लेके आ सकते, पिवट लेके आ सकते, तो फिर कुछ भी डायरेक्शन जा सकते। बट अभी के लिए ये मैच नहीं हो रहा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का एट रेसलमेनिया, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है तो आप कल वाली वीडियो जाके देख लेना। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। 20% आपको सीधा ऑफ मिलने वाला है आरपंत वाला कोड लगा के। तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ और अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।